इंग्लिश जोन के इस मंच से मैं हितेश कश्यप आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम ग्रामर का एक विशेष चैप्टर जो नैरेशन के नाम से जाना जाता है उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। नैरेशन किसी भी कथन को नैरेशन कहते हैं। वक्ता के द्वारा कही हुई बातें नैरेशन कहलाती हैं। नैरेशन का हिंदी अर्थ होता है कथन। यह नैरेट शब्द से बना है। नैरेट का मतलब होता है किसी भी कहानी को, किसी भी बात को कहना, उसको नैरेट कहते हैं। और उसी नैरेट से यह नैरेशन शब्द बना है जिसका हिंदी होता है कथन। नैरेशन के दो पार्ट्स होते हैं। नैरेशन के दो भाग होते हैं। पहले को डायरेक्ट स्पीच और दूसरे को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अब यह डायरेक्ट स्पीच क्या है? जब वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में दोहरा दिया जाए। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नैरेशन। नैरेशन के दो प्रकार होते हैं। नैरेशन के दो भेद होते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन, और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। अब यह प्रत्यक्ष कथन जो है क्या है और अप्रत्यक्ष कथन क्या है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में, सेम उसी के शब्दों में दोहरा देना, यही है प्रत्यक्ष कथन अर्थात डायरेक्ट स्पीच। और किसी भी व्यक्ति के कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना, यह है इनडायरेक्ट स्पीच। और कथन में यानी नैरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का तरीका हम सीखते हैं। कैसे किसी वक्ता के बात को उसी के शब्दों में नहीं कहकर हम अपने शब्दों में कहें, इसी का अध्ययन स्पीच में किया जाता है अर्थात नैरेशन में किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें समझने वाली बात है, एक हम सेंटेंस लेते हैं, एक वाक्य लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। राम सेज टू मी यू आर गुड। इसका हिंदी हुआ राम मुझसे कहता है, राम मुझसे कहता है तुम अच्छे हो। राम मुझसे कहता है तुम अच्छे हो। ये वाक्य है। अब देखिए, राम मुझसे कहता है तुम अच्छे हो। यह जो तुम अच्छे हो, यह जो कथन है, यह किसका है? राम का है। राम कहता है कि तुम अच्छे हो, अर्थात यह कथन हूबहू राम का ही कहा हुआ है। और जो इस कथन को जो है दूसरे व्यक्ति के द्वारा दोहराया जाता है। राम मुझसे कहता है अर्थात मैं ही कहता हूं इस बात को किसी अन्य से जाकर कि तुम अच्छे हो। अगर तुम अच्छे हो कहते हैं किसी भी व्यक्ति से जाकर के, तो क्या वह व्यक्ति अपने लिए अनुमान लगा लेगा कि यह मुझसे कह रहा है कि तुम अच्छे हो? इसका तो मतलब यही हुआ कि राम ने मुझसे कहा। अगर इसको राम मुझसे कहता है, अगर इसको हम ढक लें, केवल इसी को कहें तुम अच्छे हो, तो अगला व्यक्ति क्या समझेगा? तुम अच्छे हो यानी मुझे कह रहा है। लेकिन नहीं, वो तो उसे नहीं कह रहा है, वो तो मुझे कहा, राम ने मुझे कहा।
लेकिन राम का बात जो है वो हमने उसी के रूप में दोहरा दिया है, अतः तुम अच्छे होगे। इसी को जो है अपने शब्दों में कैसे करें, इसी को इसमें तरीका सीखा जाता है चेंज करने का। इसका चेंज करने पर यह हो जाएगा, राम टेल्स मी दैट आई एम गुड। राम टेल्स मी दैट आई एम गुड। अब ये हुआ कैसे, इसका अर्थ हुआ राम मुझसे कहता है कि मैं अच्छा हूं। राम मुझसे कहता है कि मैं अच्छा हूं। कौन अच्छा है? अब यह जो बात हो गई, मैं अपने ऊपर लगी कि मुझे कहा, तो मैंने चेंज कर दिया और इस बात को अपने भाषा में मैं चेंज किया और तब तो किसी थर्ड पर्सन से कहा कि राम मुझसे कहता है कि मैं अच्छा हूं। पहले वाला जो भाषा है यह राम का है और दूसरे वाला जो भाषा हुआ यह मेरा हुआ। तो यही जो तरीका होता है चेंज करने का। अब कैसे ये चेंज हुआ, नरेशन जो चैप्टर है इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज हुआ इसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और सबसे पहले एक हम वाक्य लेते हैं, इसको समझते हैं। मोहन सेज टू मी यू आर राइट, यू आर राइट। सबसे पहले इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है समझने वाली वो ये है इसका पार्ट। सबसे पहले देखिएगा, ध्यान से गौर से देखिएगा तभी समझ में आएगा। यहां से लेकर यहां तक और फिर यहां से लेकर के यहां तक, अर्थात ये है डबल इन्वर्टेड कोमाज। डबल इन्वर्टेड कोमाज जो है इसके अंदर एक वाक्य होता है और इस डबल इन्वर्टेड कोमाज से बाहर वाक्य रहता है। डबल इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो वाक्य है इसको कहते हैं पूरे को रिपोर्टेड स्पीच। ये है रिपोर्टेड स्पीच और यहां तक से यहां तक के वाक्य को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। जिन्हें भी नरेशन अच्छे से समझना है वो सबसे पहले इस बात पर गौर करें। इस बात पर गौर करने पर ये जो सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है वो दो पार्टों में बंटा हुआ है। एक है इन्वर्टेड कोमाज के अंदर और दूसरा है इन्वर्टेड कोमाज से बाहर। तो इन्वर्टेड कोमाज वाले जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो वाक्य है उसको रिपोर्टेड स्पीच और जो बाहर सेंटेंस है रिपोर्टेड इन्वर्टेड कोमाज के उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान से देखेंगे, एक वर्ब है इसमें, यू आर राइट में एक क्रिया है, वर्ब है जो आर है। इस आर को यहां हम लिख देते हैं, इसका नाम ध्यान रखिएगा। इस आर को कहते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कौन है? आर है। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कौन है? आर है। मैं फिर से दोहरा दूं, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है? आर है। टोटल यह जो सेंटेंस है पूरा यह क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। अब आते हैं इस पार्ट में, यहां से लेके यहां तक जो इन्वर्टेड कोमाज से बाहर है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और इसके वर्ब को राम सेज टू मी, इसमें जो वर्ब है वो है सेज। इस वर्ब को ऐसे हम एरो का निशान बना के लिख देते हैं। इस वर्ब को सेज को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ये दो पार्ट्स हुए, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स हुए। एक को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कोमाज से बाहर होता है और एक को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर होता है। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर के वर्ब को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के वर्ब को कहते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इस पार्ट को अच्छे ढंग से हम याद रखेंगे। आगे आगे इसी नाम से संबोधित किया जाएगा बार बार। आगे आगे जो बताया जाएगा
वो इसी नाम से संबोधित किया जाएगा। इसलिए हमने पहले इसको आपको बता दिया है। इसको याद कर लें, इसको अच्छे से समझ लें। आइए अब हम फिर इस वाक्य को लेते हैं। ये जो वाक्य है, राधा सेज टू मी यू आर टॉल। फिर इस जब डायरेक्ट स्पीच को देखेंगे, डायरेक्ट स्पीच हुआ, डायरेक्ट स्पीच कैसे समझेंगे कि यह डायरेक्ट स्पीच है, तो इसको समझने का यही बस तरीका है कि एक सेंटेंस जो होगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है और एक इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है। इसका एक और नियम मैं बता दूं आप लोगों को, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा का प्रयोग करेंगे और रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा। रिपोर्टेड स्पीच के बाद आने वाले जो भी पंक्चुएशन मार्क्स होंगे, फुल स्टॉप हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो, क्वेश्चन मार्क हो, जो भी होंगे वो जो है डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास होगा। बहुत लोग इन्वर्टेड कॉमास से बाहर दे देते हैं, नहीं ऐसे ना, ऐसा नहीं करना है। अब देखते हैं यह जो हुआ यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, दो पार्ट्स हो गए। अब इसको बदला कैसे जाता है, तो बदलने के 3 स्टेप होते हैं। ये जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है, बदलाव किया जाता है, इसका 3 स्टेज होता है, यानी 3 स्टेज में इसे बदला जाता है। अब देखिए 3 स्टेज में जो है हम इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। उसका 3 स्टेज है। पहला हुआ चेंज ऑफ पर्सन अर्थात पुरुष का बदलाव, दूसरा हुआ चेंज ऑफ टेंस अर्थात टेंस का बदलाव, और तीसरा हुआ चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच का बदलाव। ये 3 जो है पार्ट्स में हम किसी भी नरेशन को, किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, किसी भी प्रत्यक्ष कथन को प्रत्यक्ष में बदलते हैं। ठीक। मोहन सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, यहाँ पे और पर्सन का बदलाव जो है कैसे करते हैं इस पर ध्यान देंगे। पर्सन का बदलाव जो है अर्थात इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के जो पर्सन होते हैं वो बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं, तो सबसे पहले पर्सन के बदलाव से पहले हम थोड़ा सा यहाँ बता दें कि पर्सन 3 तरह के होते हैं। पर्सन 3 है। कौन कौन? पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकेंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीनों पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन कौन है, थोड़ा सा ऐसे तो पर्सन चैप्टर अलग है लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा बता देना अनिवार्य है, नहीं बताने पर जो है समझ में नहीं आएगा। तो पहला है फर्स्ट पर्सन अर्थात वह पर्सन जो बोलता है। ग्रामर की भाषा में केवल आई और वी ही बोलता है, मैं और हम लोग। ग्रामर की भाषा में बस ये 2 ही चीज होते हैं, 2 ही लोग होते हैं, आई और वी जो बोलते हैं, इसलिए आई और वी फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। तो आई का मतलब हुआ आई, माई। सेंटेंस है मोहन सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। इसमें पर्सन का जो बदलाव होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो पर्सन होता है वो चेंज होता है, इसके अंदर का जो पर्सन होता है वही बदलता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार जो है यह चेंज हो जाता है। अब चेंज करने के कुछ नियम है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पर्सन कितने होते हैं। पर्सन 3 होते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अर्थात प्रथम पर्सन में चले जाते हैं। तो पर्सन 3 है। फर्स्ट पर्सन पहला, तो वह पर्सन जो बोलता है फर्स्ट पर्सन कहलाता है, जिसमें आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ आते हैं। फिर दूसरा है सेकेंड पर्सन, वह पर्सन जो सुनता है, वह पर्सन जिससे किसी बात को कहा जाता है, जो पर्सन सुनता है उसी को हम सेकेंड पर्सन कहते हैं, जैसे यू, योर, योर्स, यू, योर सेल्फ। उसी तरह है थर्ड पर्सन, वह पर्सन जिसके बारे में बात किया जाता है, जैसे ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। फिर है सी, हर, हरसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ, दे, देयर, देयर्स, देम, देमसेल्फ। और उसके बाद में कोई भी नाम हो, सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सजीव हो या निर्जीव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। तो पर्सन को भी आप समझ गए।
वो कैसे करते हैं ध्यान देंगे। एक फॉर्मूला है छोटा सा, SON, सन का फॉर्मूला इसको कहते हैं, और 1 2 3, SON और 1 2 3 मतलब हुआ, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकेंड पर्सन, और तीन का मतलब थर्ड पर्सन। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ऐसे केवल लिख दिया जाए तो समझ में नहीं आएगा, तो इसे समझाना ही पड़ता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऐसे केवल कह देने से भी समझ में नहीं आएगा। अब जो है हम देखते हैं कैसे। एक सेंटेंस लेते हैं, राधा सेज टू मी यू आर माई ब्रदर। एक सेंटेंस है, यू आर माई ब्रदर। राधा सेज टू मी यू आर माई ब्रदर। देखिए यहाँ पे अब बदलाव करके कैसे करेंगे, SON और 1 2 3 के फॉर्मूला से। तो सबसे पहले है फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। किसमें का फर्स्ट पर्सन, कहाँ का फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का फर्स्ट पर्सन। यह है रिपोर्टेड स्पीच, यह है रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ये है, यानी इसका बदलाव रिपोर्टिंग स्पीच के, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। और ये जो है यू, यह है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसलिए अब इसका जो है यहाँ पे सेकेंड पर्सन यू है, इसका बदलाव किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब का ये जो है ऑब्जेक्ट है मी, तो इसके अनुसार जो है सेकेंड पर्सन का बदलाव। एंड थर्ड पर्सन अगर हुआ तो नो चेंज, तो यहाँ पे संजोग से थर्ड पर्सन कोई नहीं है, ठीक है। या है भी अगर देख रहे हैं तो ब्रदर है, तो इसका बदलाव नहीं होगा, तो नो चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे राधा कैसे बनाएंगे, अब एक और नियम है कि रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है स्टेज, वो स्टेज अगर रहे, रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पे हम लिख देते हैं, स्टेज अगर रहे तो टेल्स में बदलता है, सेड अगर रहे तो टोल्ड में बदलता है, और अगर से रहे तो टेल में बदलता है। ये कब होगा, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सब ऑब्जेक्ट हो तब, और नहीं अगर ऑब्जेक्ट पीछे बहुत जगह देखिएगा राधा सेज केवल लिखा रहता है, राधा सेज, मोहन सेज, अगर ऐसे रहे तो टेल का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल हम सेज ही रहने देंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रहे, जैसे टू मी पीछे है मी, तो ऑब्जेक्ट रहने की स्थिति में हम जो है क्या करेंगे, इसको जो है सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में, और से को टेल में बदलेंगे। तो यहाँ पे सेज है तो राधा टेल्स हो जाएगा, राधा टेल्स। और टेल्स जो वर्ब है इसके बाद टू नहीं आता है, नियम है ग्रामर का कि टेल वर्ब के बाद टू नहीं आता है, तो डायरेक्ट हम मी लिख देंगे, राधा टेल्स मी। कोमा और इन्वर्टेड कोमा अब समाप्त हो जाएंगे, कोमा भी हट जाएगा और इन्वर्टेड कोमा दोनों तरफ से भी समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे अब दोनों सेंटेंस को ऐड करेंगे, जब जोड़ेंगे तो एक कंजंक्शन है दैट, इसी से दोनों को जोड़ा जाएगा। इसका भी नियम है, कंजंक्शन ये बदलता रहता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई असर्टिव सेंटेंस हो तब दैट का प्रयोग करते हैं, तो यह असर्टिव सेंटेंस है इसलिए दैट का प्रयोग करेंगे, तो राधा टेल्स मी दैट, ठीक है। उसके बाद अब मेन बदलाव जो होगा यहाँ पर होगा यू का, यू है थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट है मी, इसलिए मी के अनुसार यह क्या हो जाएगा, अब आई क्यों होगा, मी क्यों नहीं होगा, क्योंकि मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है और यू यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है। तो नॉमिनेटिव केस के अनुसार, क्योंकि नॉमिनेटिव केस में यू है तो इस वजह से मी के अनुसार तो बदलेगा, लेकिन यह मी का नॉमिनेटिव केस यहाँ पे लिखा जाएगा। तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसका नॉमिनेटिव आई होता है, आई, माई, माइन और मी। तो मी ऑब्जेक्टिव हो गया और आई भी हो गया, नॉमिनेटिव हो गया।
यू चूंकि नॉमिनेटिव है इस वजह से आई को भी नॉमिनेटिव ही रखेंगे, और आई के साथ अब आर नहीं अब एम का प्रयोग होगा, आई एम। ठीक है, माई है फर्स्ट पर्सन, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, राधा के अनुसार। तो राधा के अनुसार क्या हो जाएगा, राधा नहीं होगा। राधा के अनुसार राधा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माई जो है यह प्रोनाउन से बना हुआ है, यानी प्रोनाउन का ही पार्ट है। ये तो है ऐसे, इसको डिटरमाइनर्स कहते हैं, एडजेक्टिव है। लेकिन आई जो प्रोनाउन होता है, आई, माई, माइन, मी, उसी से बना है आई, माई। तो माई जो है क्योंकि जो है यह पोसेसिव केस है, तो राधा का पोसेसिव केस और उस राधा के प्रोनाउन का पोसेसिव केस बनाएंगे, क्योंकि ये प्रोनाउन का ही भाग है। तो राधा का प्रोनाउन हो गया, लेडीज के नाम का प्रोनाउन सी होता है, तो राधा का प्रोनाउन सी होगा। और सी का देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, सी का ये जो है पोसेसिव केस, सी का पोसेसिव में जब जाएंगे, वो भी पोसेसिव भी दो पार्ट्स में होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। तो यह पोसेसिव एडजेक्टिव है, अतः राधा के प्रोनाउन सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हर होगा, और ठीक है। तो राधा के प्रोनाउन सी का पोसेसिव केस हर होगा, तो हर में बदल दिए आई एम हर, और ब्रदर का ब्रदर, कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि यह थर्ड। तो यह हो गया राधा टेल्स मी दैट आई एम हर ब्रदर। दोनों का मीनिंग समझ लिए। राधा मुझसे कहती है कि तुम मेरे भाई हो, कि नहीं सॉरी, राधा मुझसे कहती है तुम मेरे भाई हो। यह भाषा, ये जो लैंग्वेज है राधा का ही रह गया है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, लेकिन अब उसको चेंज करके हम जब इनडायरेक्ट में बदले तो अब हो गया राधा टेल्स मी दैट आई एम हर ब्रदर। किससे कहा था, मुझसे कहा था तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैंने अपने भाषा में कहा यहाँ पे कि आई एम हर ब्रदर, मैं उसका भाई हूं। हो गया क्लियर, बदलने का नियम भी समझ गए। ये है पर्सन का बदलाव। पर्सन का बदलाव आशा है कि आप बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।